सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 1 का चैप्टर ग्रेविटेशन की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आज हम देखो, सबसे पहले केपलर्स का जो थर्ड लॉ है, केपलर के दो लॉ थे। पहला वाला लॉ ऑफ मतलब जो इलिप्टिकल ऑर्बिट था, दूसरा था लॉ ऑफ जो इक्वल एरियाज वो स्वेप्ट करते थे, वो दूसरा था। और तीसरा अपना लॉ ऑफ ये वाला अपना केपलर्स थर्ड लॉ, जिसमें टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है। ठीक है, ये तीन लॉ हमने पढ़े हैं केपलर्स के। ठीक है, पहला तो क्या आता था कि भाई जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही घूमती है। ठीक है, उसमें सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, वो सारी चीजें थी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। दूसरा था कि इन द गिवन टाइम इंटरवल एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट्स इज इक्वल। ठीक है, तीसरा अपना ये है जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। अभी तीसरे की क्या थोड़ी डेरिवेशन है, इसलिए अपन इसको कवर करेंगे। बाकी तो यहाँ पे अपन डेरिवेशंस कवर करते हैं, कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको शुरुआत में बताता हूँ केपलर्स थर्ड लॉ, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। देखो, पहले तो मैं आपको ये डेरिवेशन अपन इसको सर्कुलर मान के करेंगे, बट लॉ क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। थोड़ा इलिप्टिकल पाथ बना के, ये मेरा एक इलिप्टिकल पाथ लेटर से है ना, ये मेरा इलिप्टिकल पाथ हो गया जिसके अराउंड, हाँ इसके अराउंड कोई भी प्लैनेट अपना रिवॉल्व कर रहा है, ये इस तरह। अब इसको बना लीजिएगा अच्छे से थोड़ा, ये अपना पूरा इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा क्योंकि इसके अराउंड अपना रिवॉल्व कर रहा होता है कोई भी प्लैनेट। और मान लेते हैं बीच में सन होगा कहीं पे, बताता हूं पहले कहां पे होगा। ठीक है, अब देखो सन यहाँ पे कहां पे होगा, ये मेरा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब यहाँ पे ना दो फोकाई होती है, ये पहली फोकाई होती है, ये दूसरी होती है। और कहते हैं कि वन ऑफ द फोकाई पे सन होता है। मान लेते हैं अपन इधर सन है, तो आगे चलते हैं। अब अपन ने बोला वन ऑफ द फोकाई पे अपना सन होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पहली फोकाई है जहां पे सन होगा, और ये यहाँ पे सन होगा, फोकाई 1 और ये फोकाई 2 है अपनी। ठीक है, और ये अपना इलिप्टिकल पूरा पाथ रहने वाला है ना। इसको आप थोड़ा डार्क समझ लीजिएगा, एक इलिप्स बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक्सिस बना देता हूं। ये मेरी जो है ना, ये होती है मेरी माइनर एक्सिस, ये होती है इलिप्स में मेजर एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सिस छोटी है, एक्सिस बड़ी है, इसलिए हम कहते हैं माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है। अब इस मेजर एक्सिस के दो इक्वल भाग होते हैं, ये वाला ये वाला, इसको सेमी मेजर एक्सिस, ये भी सेमी मेजर एक्सिस होती है। अपना सन यहाँ पे है तो अपन इसको कह देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसको मैं ए कह देता हूं, ए का मतलब सेमी मेजर एक्सिस। क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये मेरी सेमी माइनर एक्सिस कौन सी है? ये माइनर एक्सिस, ये वाली माइनर एक्सिस है, ये मेजर है। मेजर के दो इक्वल हिस्से सेमी मेजर एक्सिस, मतलब एक इक्वल हिस्सा होगा सेमी मेजर एक्सिस, दूसरा हिस्सा भी सेमी मेजर एक्सिस। दो अलग अलग हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को, एक हिस्से को मैं सेमी मेजर एक्सिस कहूंगा, दूसरे को भी सेमी मेजर एक्सिस। इसके दो हिस्से होंगे, इसके में पूरी माइनर एक्सिस है, एक हिस्सा सेमी माइनर एक्सिस, तो उसको बी, दूसरा भी सेमी माइनर होगा, तो मेरा बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस। सिमिलरली अब मैं उसको आगे देखूं, ये मेरी सेमी माइनर एक्सिस हो गई। अब यहां पे कोई भी प्लेनेट है ना, ये मान लो यहां पे कोई प्लेनेट है, ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अबाउट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसको जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी सेमी मेजर एक्सिस यानी ए के क्यूब के। ये अपने को इस लॉ में बताया गया है, यानी इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड एक अलग चीज होती है, जिसका मतलब होता है कि इसको ये एक चक्कर कंप्लीट करने में पूरा कितना समय लगेगा, तो वो टाइम पीरियड होता है। उसका स्क्वायर कर दो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो इस लॉ में हमको ये बताया गया है, तो ये लॉ है। अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटके ना यहाँ पे कांस्टेंट आता है। देखो प्रोपोर्शनलिटी हो गई के, मैंने कोई यहाँ मान लो कोई कांस्टेंट लगा दिया। अब मैं इस के की यहाँ पे वैल्यू निकालने वाला हूं जो हमारी डेरिवेशन है। इस के की वैल्यू पता है क्यों जरूरी है निकालना? क्योंकि इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब काफी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, देखो कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज होता है प्रोपोर्शनल वाला, तो रेशियो वगैरह लोगे तो उसको कांस्टेंट वगैरह कट जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल वाला सिंपल। एनसीईआरटी के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जिसमें के की वैल्यू भी मुझे चाहिए रहेगी। तो मैं आपको पहले निकाल के बताता हूँ के की वैल्यू, फिर वो बताऊंगा फॉर्मूले की और भी सिग्निफिकेंस है वो। इतना नोट कर लीजिए, ये था अपना कंसेप्ट। मैंने सोचा आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बता देता हूं, बाकी अपने को डेरिवेशन करनी है
बट यहाँ पे ये आपको पता रहेगा तो आपको दिमाग में पर्सपेक्टिव है कि हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, अब अपना मेन ये काम है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर उस कांस्टेंट के साथ अपन फॉर्मूले को लिख पाएंगे, और कांस्टेंट के साथ वाला फॉर्मूला काफी क्वेश्चंस में यूज होगा, एनसीईआरटी के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। शुरू करें, सबसे पहले ध्यान से देखना, अब इस डेरिवेशन को करने के लिए यहाँ पे एक हल्की सी चीज आपको माननी पड़ेगी, जो ये वाली कंडीशन है ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में तो चलो अपने पढ़ा, ये तो केपलर का लॉ ही है ना, जो केपलर जी साइंटिस्ट है उन्होंने लॉ दिया। बट यहाँ पे ये है कि इसको आप सर्कुलर पाथ की मदद से भी डेरिवेट कर सकते हो, मतलब ये वाली कंडीशन सर्कुलर पाथ में जैसे कोई सैटेलाइट है ना, या कोई मतलब सन के अराउंड में अर्थ को मान के ये डेरिवेशन भी कर सकता हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसको आप सर्कुलर मान के भी इसको प्रूव कर सकते हो केपलर के लॉ को, तो केपलर का लॉ आपका प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा तो कांस्टेंट सहित प्रूव होगा, मतलब कांस्टेंट में मिल जाएगा आपको। और आप बोलोगे लेकिन मैं प्रूव इसको मतलब सर्कुलर मोशन की मदद से प्रूव करूंगा, तो अपन ये कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये चीज सर्कुलर मोशन पे भी वैलिड होती है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब वहां पे रेडियस आ जाएगा क्योंकि सर्कल की बात है, बट आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं केपलर के लॉ से ही एनालॉजी मिल रही है, ठीक है। तो बस हाँ, डेरिवेशन करने के लिए वी हैव टू यूज सर्कुलर मोशन हियर, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात है, बट वो तो चलो बात हो गई, बट आपको ये फॉर्मूला काफी क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए अपना ये करेंगे अपन ये। तो मान लो कोई ऐसा सर्कल है, मतलब मेरे को ऐसा एलिप्स है, देखो पहले मैं सर्कल बना देता हूं, ये सर्कल है अपना। अब मान लो कोई ऐसा एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सेस मतलब वो जो दोनों एक्सेस है, मतलब उसमें क्या रहती है, ये वाली बड़ी होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, मान लो दोनों बराबर हो गई, लेट कर लो जो अपनी मेजर एक्सिस है पूरी और माइनर एक्सिस बराबर हो गई, तो मतलब सेमी मेजर सेमी माइनर कुछ नहीं रहा, सब रेडियस है ना, उसके टुकड़े सारे रेडियस हो जाएंगे डायमीटर की, आप तो सर्कल है, तो ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रही, अब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, बीच में मान लो अर्थ मान लो, तो अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा मान लो। अब बीच में सन मान लो सन के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, वो आप कुछ भी मान सकते हो। अपन सन के लिए मान लेते हैं, बीच में मान लो सन है, ये अपना सन है, ये सन है, सन के अराउंड यहाँ पे ये अपना अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये अपना अर्थ है, ठीक है। अब कुछ भी मान सकते हो, बीच में मान लो अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अब सन के लिए अर्थ एक सैटेलाइट होती है, समझ रहे हैं आप, जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। अब अर्थ के लिए कोई अपने आर्टिफिशियल कोई सैटेलाइट नहीं होगी, तो वो मान सकते हो, वो आप मान के कर सकते हो, बस अपने को यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है ताकि अपना काम बन जाए। अब बस ये कि आप किसको भी किसके अराउंड, बस हाँ बीच वाली जो बॉडी है मतलब लगना भी चाहिए ना कि सन के अराउंड कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो वो प्लेनेट ही होगा, कोई अर्थ के अराउंड कोई प्लेनेट के अराउंड तो सैटेलाइट होगी, तो वो सारी रहती है ना। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपनी आर के बराबर हो गई। आर का मतलब यहाँ पे इस ऑर्बिट की रेडियस, जिस ऑर्बिट में, ऑर्बिट समझ रहे, कुछ ना कुछ दूरी होगी इसके सेंटर से लेकर सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक, मतलब कुछ दूरी है, मतलब इन शॉर्ट इन दोनों के बीच की सिंपल एक दूरी है, जिस दूरी में रह के अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इससे कुछ दूरी पे है, इसको कहते हैं ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट कितनी रेडियस से पे ये ऑर्बिट कर रहा है, इसके अराउंड ऑर्बिट यानी कितनी रेडियस से दूरी पे, कितनी दूरी पे ऑर्बिट कर रहा है, कितनी दूरी पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये दूरी है, इसको अपन डिनोट करते थे कैपिटल आर से, लाइक ऐसे, इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है ना, जिसमें रिवॉल्व हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, अब अर्थ जरूर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो अब यहाँ पे ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सर्कुलर मोशन मान लिया है, तो वो थोड़ा सोचिएगा, अगर मैंने सर्कुलर मोशन मान लिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और अपन ने इसकी डेरिवेशन कर रखी है, मतलब इस चैनल पे जो डेरिवेशन सीरीज की पहली वीडियो थी, पहली वीडियो में अपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव किया, साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स को ही। अब आप समझ रहे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये रिवॉल्व होगा अर्थ अपना, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व होगी तो यहाँ पे इस पे कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, कोई भी चीज सर्कल में रिवॉल्व कर रही होती, सर्कुलर मोशन कर रही होती, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है सर्कुलर मोशन, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूअसली काम करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला हो गया, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों चीजें सेंट्रीपिटल वाली, तो मास तो एज इट इज और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन ने डिराइव किया था v²/r, तो ये फॉर्मूला ये होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये अलग अलग चीजों से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई चीज में अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब जैसे अपने सर्कुलर मोशन नहीं करते कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन के दौरान। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं आप। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, वो कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखो दो बॉडीज है जिनका अपना अपना मास है, बड़ा मास है छोटा मास है अर्थ वाला,
तो इन दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल वाला अट्रैक्शन लगा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। चैप्टर का पहला फॉर्मूला F इक्वल टू gm1m2/r²। अब वो तो काम करेगा ही करेगा ना, दो बड़ी बड़ी बॉडीज है तो उनके बीच में वो वाला फोर्स तो काम करेगा ही, और दोनों प्लेनेट मतलब ये सारे यार थे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस जो फोर्स काम करेगा और वहीं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये रिवॉल्व कर पाएगा अर्थ। उनके बीच में बंधे हुए रहेंगे दोनों, ठीक है। इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब भी तो अर्थ रिवॉल्व कर पा रहा है, कुछ फोर्स के कारण बंधा हुआ है अर्थ ताकि वो रिवॉल्व करे उसको, मतलब तो छोड़ के भाग जाता है ना, तो बहुत दूर हो जाता सन से। सन ने अपने मतलब सन और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण वो घूम रहा है, ठीक है। तो अर्थ घूम रही है उसके कारण, हमारी जो धरती माता है अर्थ है वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो बात है, ठीक है। अब mv²/r मेरा बराबर हो जाएगा F इज इक्वल मतलब यहाँ पे बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर मतलब जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है g m बाय r²। अब मतलब ये मान लो कि सन का मास कैपिटल M है, मास कैपिटल M है और अर्थ का स्मॉल m है। मान लिया अपन ने, और दोनों के बीच का फोर्स है ना, और दोनों के बीच की दूरी अपन ने कैपिटल R ली है ना, तो कैपिटल R² लिख लो, सही है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल R लिखो ना, क्योंकि मैं भाई एक ही रेडियस है ना यहाँ तो पूरे पे, तो सेंटीमीटर फोर्स में वही रेडियस आएगी। चलो एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो जाएगी, स्मॉल m मतलब अर्थ का मास, एक एक दोनों से मतलब कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब v² मेरा बराबर हो जाएगा gm/r के। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो मेरा v का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी एक डेरिवेशन करा रहा हूं, मतलब ऐसा डेरिवेशन नहीं देखना। कोई भी चीज सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, सर्कल में कोई चीज रिवॉल्व करती है तो सर्कल की आर्क होती है कुछ ना कुछ, तो कितनी आर्क चली, अपन कहते हैं ना यहां से लेकर यहां तक चला, तो आर्क वाइज वो इतना टुकड़ा चला सर्कल का, सर्कल के सर्कमफेरेंस का इतना हिस्सा चला, वो इतना कर्व हिस्सा, तो वो आर्क क्या होती है, एल कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, वो r × थीटा होती है। भाई कितना एंगल उसने बनाया है ना, और तब घूमने में, और रेडियस कितनी है सर्कल की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वही बस यूज करना है ना, यहाँ पे अपन कैपिटल R ले लेते हैं क्योंकि अपना वो है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, dl विद रिस्पेक्ट टू dt, मतलब dt के रिस्पेक्ट में, r तो कांस्टेंट है तो उसको रहने दो। अब l क्या एक तरह से लीनियर डिस्टेंस है ना, लीनियर जो सर्कल की सर्कमफेरेंस कहाँ भाई नॉर्मल सर्कल, अपन ने कोई यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बनानी थी ना, मतलब जब सॉरी मतलब यहाँ तो अपना एंगुलर टर्म्स है, ठीक है, कोई मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल एक आर्क का टुकड़ा उसका डिफरेंशिएशन, वो तो एक लेंथ है, वो एक डिस्टेंस की तरह नॉर्मल लीनियर, मतलब एक तरह से वो डिस्टेंस है ना, कोई एंगुलर टर्म तो नहीं है, तो एक तरह से अपनी dl/dt, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मेरी लीनियर वेलोसिटी होगी है ना। और एंगुलर वेलोसिटी कब आएगी, जब मेरा थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी तो मेरी नॉर्मल एक आर्क लेंथ इन्वॉल्व थी ना, एक लीनियर डिस्टेंस इन्वॉल्व थी, तो मेरी v आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। d θ/dt अगर मैं कर दूंगा तो कहते हैं ना भाई इतनी देर में उसने इतना थीटा कवर कर लिया है ना। कोई सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ था है ना, देखो घड़ी है, अब घड़ी का कांटा ऐसे 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 मूव कर रहा होता है, एक चक्कर कंप्लीट होने पे 360 का एंगल, तो घूमते घूमते वो कुछ ना कुछ एंगल कवर करता है। तो अब उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्प्लेसमेंट इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं तो वेलोसिटी मिलेगी ना, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा है ना। अब इसका दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, dv/dt करोगे, लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt, r वापस कांस्टेंट, d⍵/dt, लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है, d⍵/dt, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये दो फॉर्मूले अभी अपने को यूज यही वाला आएगा, v = r⍵, सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं, बाकी नीचे वाला मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है ना, नोट कर लीजिए इतना। चलो इसको अपन रफ कर देते हैं है ना। अब समझ गए आप, मैंने v की जगह r⍵ यूज करूंगा क्योंकि मैंने आपको डिराइव करके बताया है ना। अब अपन यहाँ पे v की जगह r⍵ डाल सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का सर्कुलर मोशन ही है, सर्कुलर मोशन में यूज होते हैं ये फॉर्मूले, तो अपन डाल सकते हैं। तो अब r⍵ का होल स्क्वायर तो दोनों पे आएगा, r² ω² हो जाएगा। समझ रहे मैंने क्या करा, मैंने v की जगह r⍵ लिख दिया, समझ रहे हो, तो v का स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, r² ω², ठीक है जी। अब है ना इतना हो गया। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो gm/r हो गया, gm/r। अब एक काम करो, ω² को अकेला कर लो, gm/r² नीचे ले आओ तो r का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, r का क्यूब हो जाएगा। अब आपको ओमेगा का एक फॉर्मूला कितनी बार अपने यूज करा, मतलब काफी टाइम यूज होता है यार ये फॉर्मूला, तो 2π/t डाल देते हैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे अपना ओमेगा, ये डाल दो gm/r³, सही है। इसका करो स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π² t यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर, t यानी टाइम पीरियड का एक चक्कर रहने, gm/r³, सही है। अब हमें देखो कैसे सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। चलो
दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दो, है ना, लिख देना आप रेसिप्रोकल बोथ द साइड, डूइंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, लिख देना रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स। तो क्या मिल जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं हाँ दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे, टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, जीएम नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपली 4 पाई स्क्वायर को वहां ले जाओ, 4 पाई स्क्वायर और जीएम को इसके नीचे लिख दो, है ना, और आर क्यूब। अब अगर हम ये ध्यान से देखो तो मेरा आ गया कांस्टेंट, 4 एक कांस्टेंट है, पाई पाई कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, जी तो वैसे भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम सन का मास तो कांस्टेंट ही है भाई, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो इसमें मेरी पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई, और ये वही कांस्टेंट है जो मैंने केपलर लॉ में लिखा था के करके, तो उस के की मुझे वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं ध्यान से देखो तो काफी जगह क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वाला, ये वाला जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, बहुत मतलब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है उसमें आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा। ठीक है, बाकी पूरा कांस्टेंट क्यों, 4 पाई स्क्वायर तो वैसे नंबर पूरा है, कांस्टेंट है, जी वैसे भी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट रहता है, सन का मास कांस्टेंट है, यहाँ पे कैपिटल एम सन का मास है, तो ये देखो प्रूव हो गया। और देखो बचा के ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा कि नहीं, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन मारा तो रेडियस आ गई, बट एक एनालॉगी मिला लो, वहां पे ए क्यूब था तो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन के कारण रेडियस आया है, बट इसको आप सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड होता है, इलेप्टिकल के लिए भी वैलिड होता है, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला काफी आपको यूज होगा, आपको क्योंकि कहीं ये वाली वैल्यूज दे देते हैं ना आपको, ये वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज, तो कैसे करोगे सॉल्व, कैपिटल का थर्ड लॉ लगाओगे बस इस फॉर्म में, विद कांस्टेंट की वैल्यू भी लगाओगे, है ना, तो ये पूरा था, है ना, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आज अपन ये तो अपन ने कर ली डेरिवेशन, और भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, अब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अपन शुरू करते हैं। देखो कल अपन ने जो वीडियो अपन ने डाली थी उसमें अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव किया था, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव की थी, वो तो चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ ना कुछ भाई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो डिराइव करते हैं अपन आज, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, क्योंकि भाई तीनों एनर्जी साथ में चलती है ना, अपन तीनों डिराइव करते हैं ना चैप्टर में जहां पे भी एनर्जी आती है। चलो अब एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल, ये सर्कल, अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे मान के चलूंगा मैं कि लेटर से बीच में अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं ना, ये अपनी सैटेलाइट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लीजिए, टॉपिक का नाम हो जाएगा जी टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी समझते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उन दोनों का सम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो कोई भी सैटेलाइट है तो उसकी कितनी टोटल एनर्जी होती है वो निकालने वाले हैं। ठीक है जी, सिंपली सॉल्व करते हैं इसको, करते हैं इसको अपन आगे। ठीक है जी, अब ये सैटेलाइट है, ये एक मास है, ये एक मास है, मान लो इसका मास कैपिटल है, अर्थ का इसका स्मॉल है, तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में मैंने कल अपन ने पढ़ा था, मान लो ये ऑर्बिट रेडियस कैपिटल आर, जिस ऑर्बिट की दूरी पे वो रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, है ना, अपन ने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा था ना कि भाई दो ऑब्जेक्ट साथ में रहते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, जो जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे दोनों का मास है कुछ ना कुछ, है ना, तो अर्थ का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा इस पे, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई होगी। दो मासेस कल पढ़ा था, दो मासेस एक साथ रखे हुए हैं, तो ये दोनों मासेस साथ में तो है, कहीं ना कहीं कुछ दूरी पे मासेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, वो अपन ने कल डिराइव करी थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं जीपीई, ठीक है, आप समझ जाइएगा, जीपीई का अपन ने डिराइव करी थी, विच इज माइनस का जीएमएम बाय आर, यहाँ पे कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट है, आर इन दी ऑर्बिट रेडियस मान लीजिए, ठीक है, उनकी दूरी रखी थी अपन ने पढ़ा था। अगर मैं ध्यान से देखो ये फॉर्मूला लिख के रखना, अब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेते हैं इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी पे होगी, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है मतलब अपन जानते हैं, वी नो दैट हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे v कौन सा आएगा, वही तो बुरी बात है कि हाफ एम तो कांस्टेंट रहता है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे जो v आएगा ना वो v ऑर्बिटल आएगा, क्यों, क्योंकि कोई चीज अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूम रही है तो जरूर उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, इसकी डेरिवेशन भी है चैनल पे, ठीक है, एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसके पास कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी क्योंकि अर्थ के मतलब अराउंड ही घूम रहा है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, समझ गए। तो अब आगे का कुछ वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप नोट कर लीजिए, अपने डिराइव कर रखा है ये भी,
वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जीएम बाय आर। जी अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास अपना ये अर्थ का मास होगा, नॉट दैट सैटेलाइट का मास, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आर अपने यहाँ पे ऑर्बिट रेडियस हो गया, सही है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, तो अंडर रूट जीएम बाय आर का होल स्क्वायर, वी ऑर्बिटल की वैल्यू डाल दी, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम इंटू जीएम बाय आर। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला, इतनी सी डेरिवेशन थी, नोट कर लीजिए। जी अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास कैपिटल एम इसका, स्मॉल एम इसका, 2 और आर रेडियस, मतलब इनकी ऑर्बिटल रेडियस। चलो अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आ गई, टोटल एनर्जी भी निकाल लेते हैं, सही है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, टोटल एनर्जी भी निकाल लेते हैं ना। टोटल एनर्जी वही तो हेडिंग है, सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल अपन ने कल निकाल ली थी माइनस जीएमएम बाय आर, सही है। हाँ तो आगे चलते हैं, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, और पोटेंशियल थी अब प्लस में अंदर माइनस जी एम बाय आर, वैल्यूज डाल दी मैंने। चलो अब अपन एक काम यहां कर सकते हैं, जीएम बाय आर को कॉमन ले लेते हैं, पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। अब अपन जीएम बाय आर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर को मैं अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1 है ना, अंदर ही बचेगा, सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं आगे, मतलब है ना, यही देखो इतना मैं रफ कर देता हूं, है ना। बस अब ये आ गई अपनी एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो उसके बाद इतनी होगी एनर्जी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लगा देता हूं, एलसीएम ले लेते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। एलसीएम अगर आप लोगे तो नीचे 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 1 जा 1 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, सही है। ये मेरा आ गया, ये हो गया, ये अंदर माइनस 1/2 बच जाएगा इनटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, तो ये हो गया मेरा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो अब देखो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तीनों आ गई, जब तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है तो वो अपन निकालेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। निकालना मतलब कुछ नहीं है ऐसा, अपने को उसको मैं लिख के बताता हूं आपको। देखो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपन ने निकाल ली थी, देखो ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल है। टोटल एनर्जी क्या होगी, देखो मैं साथ में लिखना पड़ेगा एक बार। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आई थी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर पॉजिटिव में, और पोटेंशियल 2r, पोटेंशियल एनर्जी मेरी आ गई थी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। अब अगर आप ध्यान से देखो, देखना क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले टोटल एनर्जी, मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं, ठीक है। साइंस को आप भूल जाइए, इन पे जो साइन लगे फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो मॉड ऑफ जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड देखो, सिर्फ माइनस हटा दो तो वो मॉड्यूलस वाइज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अगर आप ये ध्यान से देखो अगर आप साइन को कंसीडर करो तो सबसे बड़ी ऑलरेडी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है पहली बात तो मैग्नीट्यूड वाइज तो मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, अगर साइन भी देखो तो सबसे बड़ी ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और साइन के साथ देखो तो मतलब सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो ये नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये मीडियम बीच में आएगी। अब लेकिन अपन मॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मॉड देखोगे तो देखो ये इसका फॉर्मूला सेम है, टोटल का और काइनेटिक का, जीएमएम बाय 2r, बस नेगेटिव है इसमें नेगेटिव, लेकिन मैं मॉड लूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और पोटेंशियल का मॉड लूंगा तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का मॉड को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो माइनस जीएमएम बाय 2r, तब जाके कहीं ये बराबर होंगे। समझ रहे हैं, मॉड्यूलस वाइज इनकी रिलेशन ये है कि भाई समझे आप, इसका टोटल एनर्जी का मॉड और काइनेटिक का मॉड तो बराबर हो ही रहा है, तो दिख ही रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिवाइड पोटेंशियल एनर्जी मॉड वाइज देखोगे तो उसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं है ना, 2 से डिवाइड करोगे जब जाके मॉड्यूलस वाइज बराबर होगा, 2 से डिवाइड कर दो माइनस जीएमएम बाय 2r हो जाएगा, नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो फिर उसका मॉड ले लो तो उसके बराबर आ जाएगा, तो ये रहता है, ठीक है। तो इनके सबके बीच की रिलेशन ये है ना, ये होता है माइनस जी मतलब है ना,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से अपना हो गया प्रूफ, है ना। तो ये था अपना इनके बीच का रिलेशन। ऐसे आप सोच सकते हैं इनके बीच में हम रिलेशन देख सकते हैं ना, इसके अपॉन में 2 है, इसके में नहीं है, इसके में है, इसके में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या ये मतलब मैं देखूं तो मैग्नीट्यूड वाइज से बड़ी वैल्यू हो गई क्योंकि इसके अपॉन में 2 नहीं है ना। ये मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल एनर्जी दोनों से बड़ी है ना, क्योंकि पोटेंशियल का हाफ करना पड़ रहा है जब जाके पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड का हाफ कर रहा हूं जब जाके ये दोनों मिल रही, पोटेंशियल बड़ी है इन दोनों से, ठीक है। मॉड देखो तो मैं, ठीक है। तो कंप्लीट होती है डेरिवेशन, आज अपने को इतना ही पढ़ना था, एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो हो गया कंप्लीट। आज अपन ने केपलर जी के थर्ड लॉ को पढ़ा, साथ ही साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाली, और पोटेंशियल तो हम निकाल चुके थे बट हमने उनको कनेक्ट करके पढ़ लिया आज। बाकी दो छोटी छोटी डेरिवेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, और भी चीजें अपन ने देखी। सो हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।